सिद्धार्थ भीखू को लेकर बुद्धा मार्शल आर्ट्स पहुंच गया था। सिद्धार्थ के वहां पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई थी। बीरेन शर्मा भी सिद्धार्थ के पास पहुंच गए थे। उन्हें जब ये पता चला कि सिद्धार्थ के ऊपर हमला करने वाले मारे गए हैं तो वो घबरा गए थे। लेकिन अभी के लिए बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ से इस बारे में बात करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अभी सिद्धार्थ और भीखू का इलाज चल रहा था। इधर बुद्धा मार्शल आर्ट्स में सिद्धार्थ का इलाज हो रहा था और उधर दूसरी तरफ मंदिर से लौटे रिया माथुर को जब ये पता चला कि उससे मिलने सिद्धार्थ आया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वापस कर दिया, तो रिया ने अपना माथा पकड़ लिया था। हालांकि इसमें सिक्योरिटी गार्ड की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ को खो देना रिया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि उसकी जो माली हालत हो चुकी थी उसको सुधारने के लिए उसे अपने ही नाना, जिसके बारे में अभी रिया माथुर को मालूम नहीं था, लक्ष्यराज सिंह राठौर से फंडिंग चाहिए थी। लेकिन उसके लिए सिद्धार्थ का होना बहुत जरूरी था। रिया अभी इस सदमे से उभर नहीं पाई थी और सिद्धार्थ के बारे में सोच ही रही थी कि उसने घर पर जो देखा उसने रिया को अंदर तक हिला दिया था। अमन नायक वहां से गायब था और उसके बिस्तर पर खून फैला हुआ था। अमन को गायब देखकर रिया माथुर को सदमा सा लग गया था, क्योंकि अमन नायक ही वो इकलौता आदमी था जिसके पास सिद्धार्थ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, और वही इकलौता आदमी था जो रिया को सिद्धार्थ से मिला सकता था। इसलिए अमन नायक का गायब होना रिया के लिए एक झटके जैसा था। अमन कहाँ गया डॉक्टर साहब? रिया माथुर ने बाहर बैठे ड्रेसिंग करा रहे डॉक्टर से सवाल किया, लेकिन डॉक्टर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसके सिर में काफी चोट लगी हुई थी, इसलिए शायद वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं था। उसके जवाब न देने पर रिया माथुर बहुत परेशान हो गई थी, और जिस तरह रिया माथुर के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी, ठीक वैसी ही परेशानी जगत प्रसाद माथुर और सुयश के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उन्हें पता था कि अगर अमन ना मिला तो उनका आगे क्या हाल होने वाला है। डॉक्टर को जवाब ना देते देखकर रिया सुयश की तरफ बढ़ गई और उससे सवाल किया, क्या हुआ सुयश, अमन कहाँ है? मुझे नहीं पता मैडम, मैं जब यहाँ आया तब डॉक्टर साहब घायल पड़े हुए थे। सुयश ने रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, घायल पड़े हुए थे? किसने किया घायल? क्या अमन को किसी ने किडनैप कर लिया है? रिया ने चौंकते हुए कहा। अमन को लेकर रिया का कलेजा किसी अनहोनी आशंका से ग्रसित हो चुका था। मुझे नहीं पता मैडम, अब डॉक्टर साहब कुछ बताएं तब पता चले। सुयश ने रिया माथुर के सवाल का जवाब देते हुए कहा और उसके बाद आगे बोला, लेकिन मैडम मुझे नहीं लगता कि अमन जी को किसी ने किडनैप किया है। सुयश ने जवाब दिया, फिर अंदर इतना खून कैसे? क्या हुआ है यहाँ? रिया चीखते हुए बोली और फिर डॉक्टर की तरफ बढ़ गई थी। क्या हुआ था डॉक्टर साहब, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? रिया माथुर ने घबराई हुई आवाज में कहा। डॉक्टर पूरी तरह से होश में था, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो उसे छुपाने के लिए अपने दिमाग में कोई कहानी बना रहा है। बोलोगे या पुलिस बुलाऊं? डॉक्टर को खामोश देखकर रिया माथुर ने चीखते हुए कहा, और जब रिया माथुर ने डॉक्टर को पुलिस की धमकी दी तो वो बहुत बुरी तरह घबरा गया और रिया की ओर देखते हुए बोला, मैडम वो खून मेरा है, अमन जी ने मेरे ऊपर हमला किया और भाग गए। डॉक्टर ने रिया माथुर को जवाब दिया, अमन ने हमला किया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अमन तुम्हारे ऊपर हमला कैसे कर सकता है जब वो पिछले 10 दिनों से कोमा में है? रिया ने डॉक्टर को डांटते हुए कहा, नहीं मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास कीजिए, अमन सर ने ही मेरे ऊपर हमला किया है। मुझे सुयश जी ने अमन जी का चेकअप करने के लिए बुलाया था और जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया और फिर मुझे घायल करके वहां से भाग गए। आपको विश्वास ना हो तो गार्डन की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। डॉक्टर ने अपनी बात मजबूती से रखते हुए कहा। जब डॉक्टर ने रिया से सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा तो रिया भागते हुए सिक्योरिटी रूम की तरफ चली गई थी, जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसके होश उड़ गए थे। उस फुटेज में सच में अमन वहां से भाग रहा था। अमन को इस तरह से भागते देखकर रिया को समझ ही नहीं आया कि आखिर अमन को अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे वहां से भागना पड़ा, वो भी डॉक्टर के ऊपर हमला करके। क्या अमन मेन गेट से बाहर निकला है? रिया माथुर ने वहां बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड से सवाल किया। नहीं मैडम, पिछले रास्ते से। उन्हें पता था कि पीछे का रास्ता किधर है और वो ये भी जानते थे कि इस समय वहां पर गार्ड नहीं होंगे, इसलिए भागने के लिए उन्होंने वो रास्ता चुना। सिक्योरिटी गार्ड ने रिया माथुर को जवाब दिया और उसका जवाब सुनने के बाद रिया माथुर ने अपना माथा पकड़ लिया था।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अमन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करती थी, वो इस तरह से उसे धोखा देकर भाग सकता है। मुझे पहले ही लगा था कि ये अमन कोई चाल चल रहा है। इसके चाल चलन मुझे पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकला। बाप ने मेरे बेटे को धोखा दिया था, अब बेटे ने मेरी पोती को। जगत प्रसाद माथुर ने रिया की ओर देखते हुए कहा। अगर और कोई मौका होता तो रिया शायद कुछ रिएक्ट भी करती, लेकिन अब अमन का कैरेक्टर संदेह के घेरे में आ चुका था, इसलिए रिया ने उसके लिए अपने दादू से जुबान लड़ाना ठीक नहीं समझा और वहां से चली गई थी। रिया वहां से चलकर सीधा अपने कमरे में पहुंच गई थी। अपने कमरे में पहुंचने के बाद उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था और अपने बिस्तर पर लेट गई थी और रोने लगी थी। रिया पहले से ही खुद को अकेला महसूस करती थी। ले देकर अमन ही उसका दोस्त, सपोर्टर और हितैषी था। अब उसके भी इस तरह से भागने के बाद भी रिया का दिल टूट गया था। रिया के सामने दीवार पर उसके मॉम, डैड और भाई की फोटो लगी हुई थी। रिया ने उस फोटो को उतारा और सीने से लगाकर रोना शुरू कर दिया था। इधर रिया माथुर अमन के जाने के बाद अकेला महसूस करके रो रही थी। वहीं बुद्धा मार्शल आर्ट्स के अंदर अकेले एक कोने में बैठे बीरेन शर्मा की आंखों में आंसू थे। वो सिद्धार्थ के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सिद्धार्थ से उन्हें छीन कर ले जाना चाहता है। सिद्धार्थ के साथ लगातार घट रही घटनाओं की वजह से बीरेन शर्मा को अपने बेटे आदित्य की याद आ रही थी। बरसों पहले जब आदित्य एक रात अचानक से गायब हुआ था, उससे पहले उसके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। वो जिस जगह पर जाता था उस जगह पर मुसीबतें आनी शुरू हो जाती थी, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो या फिर यहाँ ईटानगर में। हर जगह आदित्य के साथ भी वही सब हुआ था जो इस समय सिद्धार्थ के साथ हो रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है जो सिद्धार्थ के पीछे पड़ा हुआ है? जब योगेंद्र सिंह और शुभंकर मिश्रा भी मारे जा चुके हैं तो सिद्धार्थ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है वो आदमी जो सिद्धार्थ को जान से मार देना चाहता है? आखिर सिद्धार्थ ने किसी का क्या बिगाड़ा है? बीरेन शर्मा अपने आप से बातें करते हुए बड़बड़ा रहे थे। अभी वो अपने आप से बातें कर ही रहे थे कि तभी इतने में वहां पर एक बंदे ने आकर सूचना दी कि गुरु द्रोण सिद्धार्थ से मिलने आ रहे हैं। गुरु द्रोण के आने की सूचना पाकर बीरेन शर्मा वहां से उठ गए थे और सिद्धार्थ की तरफ चल पड़े थे। बीरेन शर्मा के पहुंचने के साथ साथ गुरु द्रोण भी सिद्धार्थ से मिलने के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने सिद्धार्थ और भीखू का हालचाल लिया। भीखू तो बातचीत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे ज्यादा चोट लगी हुई थी, लेकिन सिद्धार्थ ने गुरु द्रोण को अपने हालचाल के बारे में बताया और उसके बाद गुरु द्रोण वहां से वापस जाने लगे थे। गुरु द्रोण अभी वापस जाने के लिए मुड़े ही थे, तभी वो अचानक से रुक गए और बीरेन शर्मा की ओर देखते हुए बोले, बीरेन, मुझे मंदिर में आकर मिलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है ग्रैंड मास्टर, सिद्धार्थ के पास खड़े बीरेन शर्मा ने जवाब दिया और उनका जवाब सुनने के बाद गुरु द्रोण वहां से चले गए थे। विदित हो, अभी तक निर्मला और महेश को सिद्धार्थ के साथ हुए हादसे की सूचना नहीं दी गई थी, क्योंकि रात होने की वजह से वो दोनों सो गए थे और सिद्धार्थ को इतनी ज्यादा चोट भी नहीं लगी थी, इसलिए बीरेन शर्मा उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। ठीक है सिद्धार्थ, तुम आराम करो, मैं गुरु द्रोण से मिलकर आता हूँ, बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ से कहा और उसके बाद वहां से चले गए थे। बीरेन शर्मा के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ के पास मौजूद गुरबचन समेत अकेडमी के बाकी लोग भी वहां से चले गए थे। अब वहां पर सिर्फ सिद्धार्थ और गुल्लू बच गए थे। गुल्लू बिस्तर के ऊपर चढ़कर सिद्धार्थ के सीने के पास सिमटकर बैठ गया था। सिद्धार्थ के ऊपर आ रही रोज रोज की मुसीबतों से अब गुल्लू भी घबराने लगा था। वो कौन था भाई? किसने किया था तुम्हारे ऊपर हमला? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। पता नहीं भाई, लेकिन जो हमला करने आए थे वो यहाँ के नहीं लग रहे थे, वो किसी दूसरे राज्य के थे और उनका सिर जैसे दगा है, उसे देखकर यही लग रहा था कि जैसे वो कोई बहुत बड़े गैंग के मेंबर हो, क्योंकि उनका सिर ठीक उसी वक्त पर फटना इत्तेफाक नहीं हो सकता जब वो मुझे मरवाने वाले का नाम बताने जा रहे थे। सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया। तो अब क्या करना है? तुझे चोट भी लग गई, अब तो देवयानी को ढूंढने राजस्थान भी नहीं जा पाएगा यार भाई तू, गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। उसकी आवाज में एक मायूसी झलक रही थी। नहीं, मैं चलूंगा, इतनी चोट नहीं लगी है मुझे और जो चोट है उसे जल्द से जल्द सही कर लूंगा, लेकिन मैं राजस्थान चलूंगा, सिद्धार्थ ने गुल्लू को जवाब दिया। वैसे भी सिद्धार्थ यहाँ भी उतना सुरक्षित नहीं था जितना सुरक्षित उसे होना चाहिए था, इसलिए शायद उसे अब बीरेन शर्मा भी रोकने वाले नहीं थे। यहाँ अपनी चोट सही की तो पकड़े जाओगे और ऐसी स्थिति में बीरेन अंकल शायद ही जाने देंगे तुम्हें।
गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा, तब का तब देखेंगे। अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो बार बार मुझे आकर बचा रही है। मुझे उसके बारे में भी पता करना है। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। उधर रिया अमन और सिद्धार्थ के बारे में सोचकर अपने कमरे में लेटी हुई रो रही थी। इधर सिद्धार्थ उस अनजान परछाई के बारे में सोच रहा था जिसने सिद्धार्थ को बचाया था। तो गुरु द्रोण के बुलावे पर बीरेन शर्मा उनके पास पहुंच गए थे। बीरेन शर्मा जब गुरु द्रोण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरु द्रोण ध्यानमग्न या बैठने की बजाय बेसब्री के साथ इधर उधर घूम रहे थे। गुरु द्रोण, जिन्हें आमतौर पर बीरेन शर्मा ने शांत और सौम्य भाव में देखा था, उन्हें इस तरह से परेशान देखकर बीरेन शर्मा समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना गुरु द्रोण ऐसे परेशान ना होते। क्या हुआ ग्रैंड मास्टर, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? बीरेन शर्मा ने गुरु द्रोण से सवाल किया। बीरेन, एक बात सच सच बताना, मैं किसी तरह का झूठ या बातों को घुमा फिरा कर जवाब नहीं सुनना चाहता। गुरु द्रोण ने बीरेन की ओर देखते हुए कहा। पूछिए ग्रैंड मास्टर। बीरेन शर्मा ने गुरु द्रोण की ओर देखते हुए कहा। बीरेन, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम सिद्धार्थ के लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? आखिर क्यों उसके लिए तुमने अपनी जान तक जोखिम में डाली हुई है? गुरु द्रोण ने बीरेन शर्मा से सवाल किया। बीरेन शर्मा को गुरु द्रोण ने अपने पास बुलाया था, तभी बीरेन शर्मा को एहसास हो गया था कि गुरु द्रोण उससे कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। लेकिन अचानक से सिद्धार्थ के बारे में ये सवाल सुनकर बीरेन शर्मा को झटका लग गया था। आपको मैंने पहले ही बताया था ग्रैंड मास्टर कि मुझे सिद्धार्थ में अपने गायब बेटे आदित्य की झलक दिखाई देती है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है ग्रैंड मास्टर कि जैसे मेरे बेटे ने दोबारा जन्म ले लिया हो। बीरेन शर्मा ने गुरु द्रोण के सवाल का जवाब देते हुए कहा, और उनके इतना कहने की देरी भर थी कि गुरु द्रोण बीरेन शर्मा के ऊपर चीख पड़े थे। ये कहानी किसी और को सुनाकर बेवकूफ बनाना बीरेन, मुझे नहीं। जैसे ही गुरु द्रोण ने बीरेन शर्मा के ऊपर चीखते हुए इतना कहा कि बीरेन शर्मा का चेहरा डर के मारे सफेद हो गया था। आखिर क्या था गुरु द्रोण के अचानक से बीरेन शर्मा से सिद्धार्थ के बारे में बात करने का राज? क्या सच में बीरेन शर्मा सिद्धार्थ को आदित्य समझकर कर रहे हैं मदद, या फिर इसके पीछे की कहानी है कुछ और? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।